यूट्यूब चैनल टीच बीच में सभी अब आज फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो हमने दिल्ली सल्तनत करी थी पिछली वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसमें हमने पढ़ा गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। उसमें हमने बता दिया कि गुलाम वंश क्या था, खिलजी वंश क्या था, उसके साथ साथ कौन कौन से कुतुबुद्दीन ऐबक बलबन, हमारे खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, इसके बारे में पिछली वीडियो में बता दिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखते तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तुगलक, अब करते हैं हम दिल्ली सल्तनत का तो अगला पार्ट तुगलक वंश, जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फोकस हमारा बीए सेकंड सेमेस्टर की ओर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा तुगलक वंश, जो तुगलक वंश है, इसकी स्थापना हमारे किसने की थी? इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 में। और तुगलक वंश है, ये सबसे ऐसा वंश है, ऐसी डायनेस्टी है जो सब दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा राज करती थी। सबसे इसका शासनकाल बहुत है। कितना है शासन का? इसका शासनकाल कम ज़्यादा से ज़्यादा 96 वर्ष तक ये दिल्ली सल्तनत को पर राज करती है। ओके, तुगलक वंश, इसकी स्थापना हमारे गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जो गाजी का मलिक था। ये 1320 से 1325 ईस्वी तक इसका शासन काल है। इसका सिर्फ दिल्ली सल्तनत में यह दीपालपुर का सूबेदार था उस समय जब हमारा खिलजी मुबारक शाह खिलजी था। 5 सितंबर 1320 को अंतिम खिलजी शासक खुसराव शाह को पराजित कर तुगलक वंश की नींव इसी ने डाली थी। किसको पराजित कर? खुसराव शाह को पराजित कर। ओके, कुछ खिलजी शासक का अंतिम शासक था खुसरो शाह, ये इंपॉर्टेंट है। खुसरो शाह कौन था? अंतिम शासक था खिलजी वंश का। 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक शाह ने के नाम से वो गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन ने आर्थिक नीति का आधार संयम रस्म ए मियान को बनाया। जो आर्थिक नीति बनाई, उसने एक नीति का निर्माण किया जिसे हम रस्म ए मियान कहते हैं को बनाया, तथा लगान के रूप में 1/10 तथा 1/12 भाग वसूल करता था। यानी जो किसान थे, जो जमींदार थे, उनसे वो भूमि कर के रूप में 1/10 और 1/12 के रूप में लेता था। गयासुद्दीन ने नहरों का निर्माण करवाया, जो ऐसा पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसने अपने शासनकाल में नहरों का निर्माण करवाया। ये प्रथम बन जाता है क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक शाह ने हमारा नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद दिल्ली में शहर है, उसके निर्माण इसी ने करवाया था। इस नगर की स्थापना, इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर का निर्माण इसने करवाया। निजामुद्दीन औलिया, एक हमारा गयासुद्दीन तुगलक के एक विद्वान थे, निजामुद्दीन औलिया। ओके, उसने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है। उसने गयासुद्दीन तुगलक को कहा दिल्ली अभी बहुत दूर है। फिर उसके बाद उसके बेटे आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इसे ये इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एक ऐसा शासक था, प्रथम शासक था, जो सबसे पढ़ा लिखा ज्ञानी भी था, लेकिन इसे इतिहास में इसको मूर्ख भी कहता है। पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों कहा जाता है इसको आगे पढ़ेंगे। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक रहा। यह गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मार्च 1325 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठ गया। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं को ले किया। जो बर्नी है, उसकी राज दरबार में एक विद्वान था बर्नी, उसने मोहम्मद बिन तुगलक की जो 5 योजनाएं चलाई, उनका उल्लेख किया है। जैसे पहली योजना थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दूसरी योजना थी उसकी राजधानी परिवर्तन, तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और चौथी योजना थी उसको खुरासान अभियान, और 5वीं योजना थी कराची अभियान। इन योजनाओं में इसने चलाई थी, लेकिन ये योजना सारी की सारी असफल हो गई।
सफल होने की बजाय असफल हो गई सारी सारी योजनाएं, जिस कारण इसकी सारी योजना असफल हो कारण इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा, जिस कारण इसकी इसी के काल से ही हमारी दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल से। क्योंकि दो क्षेत्र में यदि उसने कर वृद्धि करती, जिस कारण किसानों जमींदारों को इतना लागत नहीं होती थी, जिस कारण उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। राजधानी परिवर्तन, उसने अपनी उसकी राजधानी पहले उसकी दिल्ली थी, लेकिन उसने उसको चेंज कर बिहार में देवगिरी बनाना चाहा उसको अपनी राजधानी में, जिससे मंगोलों का आक्रमण आने के चांसेस हो गए। ये भी कारण है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, उसने अपनी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन यानी कि उसने सोने के सिक्के ने चलवाकर तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए, जिस कारण लोग अपनी खुफिया तरीके से अपने बर्तनों को लगाकर तांबे के सिक्के बनाने लगे, जिस कारण उसकी ये योजना भी फेल हो गई। इस कारण के ये आर्थिक नुकसान भी उसे उठाने पड़े। इसका मतलब समाज में उसके खिलाफ विद्रोह होने स्टार्ट हो गए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही। ओके, जिस कारण उसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में बहाउद्दीन गुरशियब, मुल्तान में मेहराम कुशलू और बंगाल में गयासुद्दीन का विद्रोह हुआ। जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो वहाँ गवर्नर थे, उसके काल में बहाउद्दीन गुरशियब के काल में मोहम्मद के उसके राज्य में विद्रोह स्टार्ट हो चुके थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। मैंने बताया था इसकी काल से पतन शुरू हो गया था। तो दक्षिण में हमारा बहमनी साम्राज्य, हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना शुरू हो गई थी। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानित किया। इसका नाम दौलताबाद रखा। अपनी राजधानी उसने दिल्ली को चुनकर देवगिरी बनाई, जिसका नाम आगे चलकर दौलताबाद हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने अब कृषि के विकास के लिए कृषि विभाग बनाया, जिसे हम अमीर ए कोही कहते हैं। उसने कृषि विभाग का निर्माण किया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, फिस्ता, तांबा के धातु के सिक्के चलवाए, जिस कारण उसकी वो पूरी की पूरी योजना विफल हो गई। अफ्रीकी उसके काल में हमारा अफ्रीकी यात्री उसी के काल में ही हमारे अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत में आया। अफ्रीकी यात्री थे इब्न बतूता, जिन्होंने हमारी पुस्तक लिखी रेहाला, जिसमें तहकीक रेहाला नाम की पुस्तक है, इब्न बतूता ने लिखी थी। इब्न बतूता की पुस्तक रेहाला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसकी आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद आ जाता है वहाँ फिरोज शाह तुगलक, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक था, वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक माना जाता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसकी मृत्यु के बाद 20 मार्च 1351 ईस्वी को दिल्ली का शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया करने वाला पहला मुसलमान शासक था। जो फिरोज शाह तुगलक था, वो सब ऐसा पहला शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया लागू कर दी। जजिया एक नाम का कर होता है, जो जमीन के ऊपर कर लगाया जाता है। इसके शासनकाल में टोपरा, जो खिरजाबाद गांव है, एवं मेरठ में से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसी के काल में इसने टोपरा और अशोक के 2 स्तंभ लाकर मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित की इसने। फिरोज शाह ने जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण करके जगन्नाथ मंदिर एवं नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिरों को नष्ट कर दिया। ओके, फिरोज शाह ने लगभग 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर अपने 4 कर लगाए। 24 कर थे, उनको हटा दिया। उसने 4 कर चलाए, एक तो खराज, खुम्स और जजिया और जकात। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर 1/10 तथा भूमि उपज का 1/5 से 1/2 भाग लिया। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर में दीवान खैरात, दान विभाग, यानी उसने जो फिरोज शाह तुगलक के काल में वो अपने रोजगारों को, दासों की दैनता से प्रभावों को उसने रोजगार दफ्तर बनाया, और दीवान खैरात जिसमें दान विभाग, जिससे उनको दान दिया जाता था, दीवान खैरात नाम विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने तांबे और चांदी के सिक्के जारी करवाए, जिन्हें अद्धा और बिक कहा जाता था उस समय, अद्धा और बिक। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ, मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान खैरात कहते हैं। दीवान खैरात, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद
सल्तनत कालीन में उसके दासों, एक ऐसा शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसमें जो सल्तनत काल में ऐसा इतिहास, ऐसा रिकॉर्ड बना रखा था फिरोज शाह तुगलक ने। उसके करीब कम से कम 1,80,000 दास थे उस समय। दासों में अब ये मतलब उसकी सेवा करने वाले नहीं, उसके नीचे जो काम करते थे, नौकरियां करते थे, वो दास होते हैं। 1,80,000 दास थे उस समय। वो प्रथम ऐसा शासक था जिसके समय इतने सारे दास थे। दासों की देखभाल के लिए उसने एक विभाग का भी निर्माण किया, जिस विभाग को हम दीवान ए बंदगान भी कहते हैं। नसरुद्दीन उसके सबसे अंतिम शासक, हमारा तुगलक वंश का अंतिम शासक हमारा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था, जिसका शासनकाल 1898 से 1412 तक माना जाता है। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। इसके समय ही तैमूर लंग यानी तैमूर का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। ये इससे हमारा जो खिलजी खान इसे उस खत्म कर कर इसको अपनी सैयद वंश की स्थापना कर लेते आए। हम बता दें जो दिल्ली सल्तनत का पतन हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के कारण, उस जो योजना चलाई उसने, उनके कारण ही हो चुका था, हो रहा था, जिसके कारण हमारा सैयद वंश भी उभर के आए। जो सैयद वंश है उसका शासनकाल हमारा 1414 ईस्वी से 1415 ईस्वी तक माना जाता है। खिज्र का 1414 ईस्वी से 21 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, जो सैयद वंश का संस्थापक था तथा ये स्वयं को पैगंबर का वंशज बताता है। खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार कर राजवंश सैयद की स्थापना की। जो खिज्र कहाँ था वो तैमूर लंग का सेनापति था तथा नियमित रूप से वो तैमूर को अपना कर भेजता करता था। उसके बाद उसका बेटा था मुबारक शाह, जो पहला सुल्तान था, जिसने काल दिल्ली के दरबार में 2 हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। तारीख मुबारक शाही के अनुसार शाह का काल अशांति एवं विद्रोह का काल था। जो वह खिज्र खां का पुत्र था मुबारक शाह, उसने शाह की उपाधि ली। उसके काल में अशांत विद्रोह हो रहे थे, जिस कारण दिल्ली सल्तनत का एक कारण यह भी है कि उसका पतन कैसे हुआ। अलाउद्दीन आलम शाह जो इस वंश का अंतिम शासक था, उसके बाद हमारा लोधी वंश आ जाता है। लोधी वंश में क्या इंपॉर्टेंट, तो बहलोल लोधी इंपॉर्टेंट है, एक सिकंदर लोधी इंपॉर्टेंट है। ये इस लोधी वंश में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिकंदर लोधी बनेंगे। जो लोधी वंश है इसकी स्थापना 1451 में हमारा बहलोल लोधी द्वारा हुई थी। और प्रथम जो बहलोल लोधी है इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक माना जाता है। ये दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था। वह गिलजोई कबीले की शाखा शाहरुख लेखा में पैदा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 अप्रैल 1451 बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर बहलोल लोधी गादी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। जो इस बहलोल लोधी ने शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। बहलोल लोधी सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारा करता था। जो सिकंदर लोधी उसका बेटा है सिकंदर लोधी, वो इम्पोर्टेंट है। ये सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और तथा इसे बाद में ही अपनी राजधानी बनाया। जो सिकंदर शाह लोधी है, ये लोधी वंश का सर्वाधिक सफल शासक माना जाता है। जो सिकंदर लोधी है वो कविताएं भी लिखता था, लेकिन वो अपने नाम सिकंदर लोधी नाम से नहीं बल्कि अपने उपनाम गुलरूखी नाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को तजिया निकालने, मुसलमानों स्त्री को पीरों पर, संतों पर, मजार करवों पर, कब्रों पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया। भूमि के लिए मापन के एक भूमि के मापने के लिए इसने एक सेंटीमीटर का निर्माण किया, जिसे गजे सिकंदरी कहते हैं। जो एक गजे सिकंदरी में 30 इंच का प्रचलन सिकंदर लोधी ने करवाया था। उसके बाद उसके बेटे आ जाते हैं इब्राहिम शाह लोधी। ये इसके काल में ही हमारा बाबर आया था, जिससे इसकी पूरी दिल्ली सल्तनत का पतन खत्म हो गया, जिस कारण फिर हमारी मुगल वंश साम्राज्य आ जाता है। इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। जो सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई थी, उसके गले में जो बीमार कारण उस अमीर 1517 ईस्वी में अमीरों को सर्व संपत्ति से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दी। उसका एक भाई भी था जो हमारे जौनपुर के सिंहासन पर बैठा हुआ था। ओके, इब्राहिम लोधी के समय अफगान सरदारों ने बिहार के गवर्नर दरिया लोहिनी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। जो दौलत खां था, जो पंजाब का सूबेदार था हमारा, वो आलम खां था, जो बहलोल लोधी का पुत्र था। उसने
उन्होंने क्या किया, जो काबुल में जो बाबर था उसे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, जिस कारण भारत में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसे पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, 1526 ईस्वी में इब्राहिम की हत्या कर मुगल वंश की स्थापना की। और जो इब्राहिम लोदी ऐसा दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो युद्ध में मारा गया। ओके, ये हमारा पूरे दिल्ली सल्तनत के पूरे वंश से, जिसमें हम गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, हम जिसमें हम खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश पढ़ चुके हैं। इसमें हमने पूरा कवर कर लिया दिल्ली सल्तनत को। उसके बाद आ जाता है हमारा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी दिल्ली सल्तनत में। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी दिल्ली सल्तनत में, क्या क्या प्रशासन चलता था, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा उस प्रशासन कैसे से प्रशासनिक सल्तनत का प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसके समय उसकी। इसमें प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, जो प्रशासन था उस समय दिल्ली सल्तनत का वो दो भागों में बटा हुआ था। एक था हमारा केंद्र प्रशासन, एक केंद्रीय प्रशासन, एक तो उसमें केंद्र में बटा हुआ था, एक तो हमारा प्रांतीय प्रशासन। प्रांत व्यवहार है आप सभी को पता हो, जिसमें हमारा राज्य आ जाते हैं, उसमें हम शहर ग्राम आ जाते हैं, इसमें प्रांतीय में बटे हुए थे। ओके, जो केंद्रीय शासन था वो हमारे सेंटर में चलता था। जो सल्तनत थी उसमें ऐसी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पोस्टें जो मैंने लिख रखी है, इसको पढ़ाते हैं चलो। जो वजीर था उस समय, वजीर क्या होता था, वजीर किसे कहते थे उस समय, प्रधानमंत्री होता था सेंट्रल में सल्तनत में प्रधानमंत्री होता था, जिसे हम दीवान ए वजायस कहते हैं। ओके, जो वजीर होता है। जो आरिज ए मुमालिक एक प्रकार की संस्था थी जिसमें सैन्य विभाग अध्यक्ष, जो आरिज ए मुमालिक क्या होता था, जो सैन्य विभाग होती थी उसके एक प्रधान अध्यक्ष होता था, जो सुप्रीम जो सबसे चीफ ऑफिसर होता था, उसे आरिज ए मुमालिक कहते थे। एक होता था डबीर एक खास। डबीर एक खास क्या होता था, पत्र व्यवहार, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस समय वो पत्र व्यवहार का प्रधान होता था डबीर एक खास। दीवान रिसालत, रिसालत क्या होता है, जो विदेश संबंध, जो विदेशों से विदेश मंत्री आते थे उनसे संबंध रखते थे, संबंध रखना, जो इस विभाग का निर्माण किया था दीवान रिसालत, जिसका प्रधान होता था। खद्र ओ सुदूर, ये धर्म विभाग होता था, इसमें धर्म विभाग के लिए किया था। काजी उल कुजारत, ये आय विभाग होता था। बरीद मालिक, ये जांच विभाग होता था। बरीद मालिक जांच करने के लिए, हमारे हमारा CBI होता था, जांच विभाग होता है, वैसे बरीद मालिक हो जाता, बरीद मालिक हो जाता था। ये हमारे कुछ ऐसी पोस्टें थी जो दिल्ली सल्तनत में चलती थी। ओके, उसके बाद हमारी कुछ कर व्यवस्था भी थी उस समय। कर व्यवस्था 5 प्रकार की कर व्यवस्था थी, 5 प्रकार के कर लगते थे उस समय। एक था उस कैसा कर था, जो मुसलमानों से लिया जाना। वहां से गुरुद्वारों से लिया जाता था, लेकिन गैर मुसलमानों से नहीं लिया था जजिया का। खम्स, खम्स क्या होता था, लूट का माल होता था, धन लूट कर लाया जाता था। जो डाकू होते थे उनसे भी कर लिया जाता, एक बटे उस कर का 1/5 भाग या 4/5 भाग लिया जाता था कम से कम। ओके, इसके अतिरिक्त क्या था, उसके अतिरिक्त हमारे अतिरिक्त व्यापार कर, चारागाह कर, सिंचाई कर आदि भी लिया जाता था दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तानों द्वारा लोगों से। जो व्यापार करते थे उस पर भी कर लगता था। भैंसों को, बकरियों को चारा कर अपने मैदान में चराया करते थे, उससे भी सुल्तान उससे कर लेता था। सिंचाई का पानी, जो नहरें बनी हुई थी उनसे पानी लिया जाता था, तो उसका भी कर लेता था सुल्तान। उसके बाद हमारा सैनिक संगठन कैसा था, जो सैनिक संगठन है वो सुल्तान के रूप में सैनिक भर्ती, सुल्तान ही सैनिकों को भर्ती करता था। इक़्तादारों पर स्थायी सैनिक थे, मुसलमान स्वतंत्र हिंदुओं पर सैनिक बन जाते। खुद जब हिंदुओं के विरुद्ध कोई युद्ध होता था तो मुसलमान स्वयं अपने सैनिक बन जाते थे। सेना, जो सेना थी वो 3 भागों में विभाजित थी उस समय। सेना थी घुड़सवार सेना और एक गज, यानी कि हाथी की सेना और पैदल सेना। जो सेना के पदों का विभाजन संगठन हमारा खुद सुल्तान करता था।
उसमें न्याय एवं दंड व्यवस्था कैसी थी उस समय दिल्ली सल्तनत में? उसमें दंड और न्याय व्यवस्था, राज्य का सबसे प्रधान न्यायाधीश सुल्तान ही माना जाता था। वो सुल्तान ही जो कुछ करता था, जैसे हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है इस समय, लेकिन उस समय सुल्तान ही सबसे बड़ा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता था, वो ही अपना न्याय सुनाता था। धार्मिक मामलों के में सब एवं जो धार्मिक मामले जैसे हिंदू मुस्लिम के झगड़ा होगा उस समय, उसमें एक वो सलाह लेता था। एक पोस्ट बनी हुई थी काजी, काजी से वो सलाह लेता था, उससे वार्तालाप करके फिर उस अपना न्याय सुनाता था। ओके। विभाग के उसके कई विभाग थे, जैसे कि हमारा दीवान ए जसालत, कोड़ी कोठी, दीवान ए अर्ज, दीवान ए बलान, दीवान ए खैरात, दीवान ए जेल। ये हमारे कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र, जैसे वित्त क्षेत्र में वित्त यानी कि जो हमारा वित्त जो बाजार, जो बाजार का सर्वप्रथम चलन हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जो बाजार को 3 भागों में बांटता, जैसे जिसमें दास बाजार होता, जिसमें खाद्य बाजार होता, जिसमें जिसमें हमारा मांस बाजार होता। अलाउद्दीन खिलजी ने बांट रखे थे 3 प्रकार में। ओके। उसके बाद हमारे क्या समाज कैसा था? मुसलमान कई वर्गों में विभाजित। जो मुसलमान थे उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के लोगों को कई भागों में विभाजित कर दिया, जैसे व्यवसाय के रूप में अलग जाति बनाती, दास अलग बनाती, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी उस समय समाज में। अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय हमारी दिल्ली सल्तनत? अर्थव्यवस्था, भारत समृद्ध देश था उस समय, भारत बहुत समृद्ध देश था, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी उस समय, बहुत ठीक ठाक थी। वहाँ पर कृषि होती थी, उद्योग होते थे, व्यापार करते थे, तथा वहाँ के बाहर के देशों से व्यापार करते थे। उस समय क्या था, जो हमारे घुड़सवार, जो हमारे सेना थी, जो हमारी सेना थी, जो गज सेना थी, गज सॉरी घुड़ जो हमारे घोड़ सेना थी, घुड़सवार थी उस समय, उनके ऊपर अधिकारी भी नियुक्त किए थे उस सुल्तानों ने। जैसे 10 घुड़सवार सेना के ऊपर एक सरे खेल होगा, और 10 सरे खेल के ऊपर एक सिपा सालार होगा, और 10 एक सिपा सालार के ऊपर एक अमीर होगा, और 10 अमीर के ऊपर एक मलिक होगा, और एक मलिक के ऊपर खान होता था, और 10 खानों के ऊपर खुद सुल्तान होता था। इस प्रकार उसने कई विभागों को निर्माण किया। उस सल्तनत काल की कला यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। आर्ट यानी कला क्या थी, साहित्य क्या था, ये हमारी कुछ कलाएं थी। जैसे हमारे स्थापक जिस कुतुब, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कुतुब उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, इनका निर्माण हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो तुर्कों का ऐसा प्रथम शासक था जिसने हमारे भारत में सबसे पहले निर्माण किया। जो 2.5 दिन का झोपड़ा ही हमारा अजमेर में था, जो पहले उस जगह पर हमारा एक विद्यालय बना हुआ था। जो कुतुब मीनार थी वो उस समय उसने बस नींव डाली थी, लेकिन पूर्ण इसको इल्तुतमिश ने करवाया था। सुल्तान गढ़ी मकबरा और होज शमसी और शमसी ईदगाह ये इल्तुतमिश ने ही निर्माण करवाए थे। बलबन का मकबरा ये बलबन ने बनाया था। श्री का किला, अलाई दरवाजा और होज अलाई, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आ जाते हैं। जैसे उर्वा मस्जिद का निर्माण हमारा मुबारक खिलजी ने किया था, जो भागलपुर राजस्थान में है। तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन का मकबरा, ये हमारा गयासुद्दीन तुगलक ने किया था इनका निर्माण। और आ गया था आदिलाबाद का किला, जहाँ पनाह की उपाधि हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था इनका निर्माण। फिरोज शाह ढोटला, फिरोज शाह का मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था इनका निर्माण। मोठ में मंदिर, ये इसका निर्माण हमारे सिकंदर लोदी ने आगरा शहर में किया था। जो हमारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में हमारा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण करवाकर सिकंदर लोदी ने उसको दिल्ली में स्थापित किया था। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कुछ साहित्य। जैसे साहित्य में देखेंगे आप, जैसे ताज उज माशिर, ये किसकी रचना है? ये हसन निजामी की रचना है, जो ऐबक के संरक्षण में, जो ऐबक के शासनकाल में हुई थी। हसन निजामी। तख्ताल ए नासिरी, मिनहाज ए रिसाजी, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, तारिक फिरोज शाही और फुलमा जहांगीर, ये निजाम जियासुद्दीन वर्नी ने की थी इसकी रचना। फतूहस्तर फिरोज शाही तुगलक ने की थी। किताब उल रिहला ई इब्न बतूता, तारीख मुबारक शाही यामना बिन अहमद शाहीनी, फुलूत और इसराई ख्वाजा इस्लामी ने की थी। कुरान उस सामेद, ये हमारा कुछ ऐसी रचनाएं थी जो ऐसे ये साहित्य हैं जो हमारे उस समय दिल्ली सल्तनत के कार में
थे। ये हमारी पूरी की पूरी। और जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसने अपनी राज्य भाषा फारसी को अपनाया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली सल्तनत में उस सभी शासकों ने अपनी राज्य भाषा फारसी को ही अपनाया था, क्योंकि वो तुर्की थे, अफगानी थे, कोई तुर्की था कोई अफगानी, इसलिए उन्होंने फिर राज्य भाषा को फारसी को ही अपनाया था। ये हमारी पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत, उस दिल्ली सल्तनत की पूरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए हो। इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों पर, अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें ताकि उनको पता लग सके दिल्ली सल्तनत में पढ़ाई हो रही है। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। अगली वीडियो मिलती है। जय हिंद।